ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मानपुर पंचायत के सावनाडी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं अन्य अतिथियों का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों योजनाओं का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शिलान्यास किया गया। पूरे जिले से विभिन्न योजनाओं के लाभुक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा स्टॉल बनाए गए थे, जहां लोगों ने अपनी अपनी जरूरत के अनुसार योजनाओं को लेकर आवेदन किया। वहीं बारिश के बीच भी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वक्तव्य को सुना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा 10 लाख राशन कार्ड को डिलीट करने के बाद मुझे मजबूरन ग्रीन कार्ड योजना लानी पड़ी, जिसके तहत मैंने झारखंड में 20 लाख परिवारों को ग्रीन कार्ड के जरिए राशन देने का काम किया। वहीं फूलो झानो योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास नहीं देने की स्थिति में मैं आबुआ आवास प्रथम पेज में 8 लाख परिवारों को देने का काम कर रहा हूं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के कारण 2 साल विकास की रफ्तार धीमी रही, मगर उसके बाद झारखंड में विकास की गति तेज हुई है। दीदी बाड़ी योजना हमारे गांव के किसानों के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हजारों की तादाद में नौकरियां निकल रही है। अभी 50-60 हजार और सरकारी नौकरी निकलेगा, सरकारी गैर सरकारी सभी जगह। अभी तो हाल में गैर सरकारी संस्थानों में लगभग 60,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। चाहे बासाई या सरायकेला में ऐसा बड़ा 4-5 पंडाल लगा करके हम लोगों ने उस समय 10,000 से अधिक नौजवान युवक युवतियों को गैर सरकारी कंपनियों में नौकरी दी। महिला है पूरे राज्य में, चाहे वो 18 साल का हो या 80 साल का, सबको पेंशन मिलता है। कोई बिना पेंशन का नहीं है। ये भारत देश का पहला राज्य है जो सभी बुजुर्गों को, सभी महिलाओं को, सभी दिव्यांग को और साथ में जिस औरत को कोई आदमी छोड़ के भाग जाता है उसको भी पेंशन देने का काम। आपको नौकरी लगेगा तब थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिएगा। कीजिएगा कि नहीं? तो भी पढ़ाना है और बुजुर्गों को भी पेंशन देना है और महिलाओं को भी मदद देना है। हर गरीब, हर इंसान का 3 जरूरत चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आम दिना जब कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई सूखा नहीं था, उस समय लोग राशन कार्ड ले लेकर के भाग मरा। और तो और इस राज्य के 11 लाख गरीबों का जो राशन कार्ड था उसको डिलीट कर दिया। आपका ये सरकार बना, हमने 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बनाकर दिया। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर है। यहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को घायल कर दिया है और माओवादी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है। सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि इस मुठभेड़ में माओवादी नेता मिसर बेसरा और अनल उर्फ पतिराम माझी जैसे इनामी नक्सली पुलिस के घेरे में हैं। मुठभेड़ को लेकर पूरे सारंडा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर थाना और सीआरपीएफ कैंप अलर्ट पर है। सभी चेक नाका से लेकर ओडिशा की बॉर्डर तक पुलिस की पैनी नजर है। जानकारी मिली है कि ओडिशा से भी सुरक्षा बलों की बड़ी टीम उड़ीसा झारखंड बॉर्डर के सारंडा इलाकों में तैनात कर दी गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ जराईकेला थाना क्षेत्र के बालीबा के पास घटी है। फिलहाल इस खबर की पुष्टि एसपी द्वारा नहीं की जा रही है। एसपी ने केवल इतनी जानकारी
जानकारी दी है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ बुधवार दोपहर में रुक रुक कर चल रही है। मुठभेड़ में कोबरा और झारखंड जगुआर के जवान शामिल हैं। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बल एक बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इस नक्सल विरोधी ऑपरेशन को गुप्त रखते हुए अंजाम दिया जा रहा है ताकि नक्सलियों को भागने का कोई मौका ना मिले। जमशेदपुर शहर के लोहा कारोबारी विक्की भलौटिया के घर, ऑफिस और अन्य ठिकानों पर जीएसटी विभाग द्वारा छापेमारी की गई। बताया जाता है कि भलौटिया के खिलाफ फर्जी जीएसटी बिल बनाकर आईटीसी भुगतान का मामला विभाग के पास आया था। बताया जाता है कि बंगाल पुलिस ने विक्की की गिरफ्तारी 1.5 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के मामले में की थी। इसमें बोकारो के अंकित मित्तल ने दुर्गापुर थाना में केस दर्ज कराया था। बताते चले कि 15 दिसंबर को विक्की भलौटिया को इसी मामले में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर थाने की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। हालांकि 3 दिन बाद ही विक्की भलौटिया को जमानत मिल गई और वो रिहा होकर जमशेदपुर पहुंच गया, लेकिन इससे उसकी मुश्किल कम नहीं हुई। जमशेदपुर से सेंट्रल जीएसटी कार्यालय ने उसके खिलाफ छापेमारी की तैयारी कर ली थी। बंगाल पुलिस ने विक्की की गिरफ्तारी 1.5 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के मामले में की थी। इसमें बोकारो के अंकित मित्तल ने दुर्गापुर थाना में केस दर्ज कराया था। मामला दुर्गापुर से जुड़ा हुआ था, लिहाजा छानबीन के बाद दुर्गापुर थाने की पुलिस रातों रात छापेमारी कर विक्की भलौटिया को जुगसलाई स्थित आवास से गिरफ्तार कर ले गई थी। इधर बुधवार को जुगसलाई के नया बाजार इलाके में विक्की भलौटिया के घर, ऑफिस और उनके सारे ठिकाने पर छापेमारी की गई। देर शाम तक छापेमारी चलने की संभावना है। इससे पहले भी भलौटिया का नाम फर्जी आईटीसी के मामले में आ चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 5 एवं 6 दिसंबर को पाकुड़ जिला के डीटीपाड़ा एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व किया। ये यात्रा क्षेत्र के दर्जनों गांवों से गुजरी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह पुष्प वर्षा एवं पारंपरिक जनजाति रीति रिवाज से भव्य स्वागत किया गया। बारिश के बीच सैकड़ों युवा यात्रा में शामिल हुए। दुमका में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यात्रा को अप्रत्याशित सफल बनाने के लिए मोर्चा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि आदिवासी समाज का पूरा विश्वास एवं भरोसा हो चुका है कि भाजपा ही उनके सर्वांगीण विकास के लिए संकल्प समर्पित है। भाजपा के केंद्र और राज्य की सरकारों की नीति और नियत आदिवासियों के लिए स्पष्ट है। भाजपा सरकार तेजी से जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी। आदिवासी समाज पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा है और विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। केंद्र के झारखंड के बकाये से संबंधित सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें विस्तार पूर्वक जनता को बताना चाहिए कि आखिर किस समय का किस मद में कितना बकाया केंद्र के पास झारखंड का है। कहा कि भैया ब्रेकअप तो दीजिए, क्या पैसा है, किस काम के लिए पैसा मांग रहे हैं, अगर बकाया है तो कब कब का बकाया है, ये सब पूरी चीजें तो आप दीजिए। लेकिन आज तक मैंने उसको नहीं देखा है क्या ब्रेकअप है, ना अखबार के माध्यम से देखे, ना उन्होंने कभी कुछ बोला। सीधा बोलता है 1,30,000 या 36,000, कभी कभी उनके प्रवक्ता लोग 3 लाख करोड़ के भी बोलते हैं, कभी 1 लाख बोलते हैं, कभी 3 लाख बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम हेमंत सोरेन जी से कहेंगे आप पूरा ब्रेकअप दीजिए जनता के सामने। अगर आप कह रहे केंद्र सरकार के पास बकाया है तो बकाया होगा तो कब कब का बकाया होगा, किन किन मदों के पैसा बकाया होगा, ये तो आप बताएंगे ना, आप जनता को बताइए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप वो सब कुछ कर नहीं रहे, खाली आप राजनीति करते हैं। और दूसरी बातें हैं ईडी के बारे में, तो भी ईडी का जो काम है वो कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की पूछताछ के लिए समन पर बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। अगर मुख्यमंत्री ने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो क्यों घबरा रहे हैं, जांच रुकवाने के लिए क्यों कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इतनी बेईमानी संपत्ति अर्जित की है कि उनके पास उसका उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी का शाश्वत नियम है, जो गड़बड़ी करेगा उसे सजा मिलेगी ही।
अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है, आप आय से अधिक संपत्ति को नामी बेनामी अगर आपने अर्जित नहीं किया है, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? जब वो नोटिस दे रहे हैं तो चले जाइए और जाकर के बताइए मेरे पास तो यही संपत्ति है। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप भागे फिर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि जांच को रुकवाया जाए। लेकिन जांच को रुकवाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, भाई जांच करें, उसको जाकर के अपना सबूत दे दीजिए कि भाई आपके पास क्या है नहीं है। लेकिन क्योंकि आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतनी भारी नामी बेनामी दौलत को अर्जित किया है पूरा झारखंड में, वो आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो राजनीति से इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है हेमंत सोरेन जी। रात भर लगातार बारिश गिरने से मुसाबनी से बागजाता जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल है। सड़क पर बने गड्ढे में पानी भर जाने से राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात से लगातार बारिश होने के कारण मुसाबनी लटिया चौक से बागजाता जाने वाली मुख्य सड़क में बारिश का पानी भर गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति कई वर्षों से है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क निर्माण को लेकर सरकार एवं UCIL बागजाता खदान प्रबंधन से गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। UCIL द्वारा इस सड़क का टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन किसी कारण बस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। सड़क जर्जर होने से ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। बारिश में तो और भी स्थिति खराब हो जाती है। कई बार ग्रामीण इसमें गिरकर घायल भी हो चुके हैं। आज ये स्थिति है कि ग्रामीणों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण सड़क को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सड़क बने ताकि आवागमन में इन लोगों को सुविधा मिल सके। इसमें आश्वासन देता है मैनेजमेंट कि रोड टेंडर हो गया, जानकारी है, मगर अभी तक रोड का परिस्थिति बहुत खराब, हम लोग चलने फिरने तकलीफ बहुत हो रहा है। और जहाँ तक देख रहा है कि माइस चल रहा, इतना बड़ा बड़ा लोड गाड़ी चल रहा, और अभी तक रोड को मैनेजमेंट या राज्यसभा मैंने कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या था कि हम लोग बंदी भी किया था, बंदी में निर्णय रहता कि हाँ हो जाएगा, महीना हो जाएगा, अगले महीना हो जाएगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। अपना जो है इधर उधर करके जो सल्टा देता और उसका बाद में कर दे बोलते, करते ही नहीं है, कुछ बातें ही सुनते ही नहीं है। और सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में ईडी द्वारा जब्त किए गए रांची के पल्स अस्पताल को एम्स का एक्सटेंशन सेंटर बनाने की मांग की है। इसके साथ ही सांसद ने यह भी मांग किया है कि यहां CGHS के तहत गरीबों के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो टॉलरेंस पर सरकार चलाने की गारंटी देश को दी थी। वो गारंटी विगत 9 वर्षों में पूरी होती दिख रही है। इसी का परिणाम रहा कि ईडी ने झारखंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ा है, उनकी संपत्तियां जब्त की हैं। इन्हीं संपत्तियों में एक संपत्ति है भ्रष्ट IAS अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा संचालित पल्स अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर। इसे ईडी ने अपने कब्जे में लेकर सरकार को दे दिया है। सांसद ने कहा कि अब ईडी ने इसे जब्त कर इसके संचालन की जिम्मेदारी सरकार को दे दी है। सेठ ने सदन में कहा कि भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि इस अस्पताल को एम्स का एक्सटेंशन सेंटर बनाया जाए। इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ CGHS के तहत सस्ते दर पर आम लोगों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। ऐसा करने से मेरे लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड की जनता को इलाज के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इसके साथ ही रिम्स की कुव्यवस्था से पीड़ित रहने वाले मरीजों के लिए भी राहत की बात होगी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका जोहार। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे प्रहार और देश को गारंटी दी थी कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए अपनी सरकार चलाएंगे, और जिसका परिणाम हुआ झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक सब ईडी के जद में हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है, करोड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की निकट की रही एक IAS अधिकारी पूजा सिंघल, जिसको पिछले साल गिरफ्तार किया गया ईडी ने, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ 20 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ, और उसने कई 100 करोड़ लगाकर एक बड़ा अस्पताल बनाया रांची में। वह अस्पताल ईडी ने अटैच कर लिया है। मेरा आग्रह है कि उनकी संपत्ति जब्त की गई, अस्पताल जब्त किया गया है, उस अस्पताल को जो हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग, दिमाग संबंधी, कैंसर संबंधी बड़े बड़े उपकरण वहां लगे हैं,
मेरा स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह आपके माध्यम से कि उसको देवघर एम्स में अटैच कर एक्सटेंशन सेंटर बना दिया जाए, ताकि झारखंड के लोगों को भला हो सके और रिम्स की जो कुव्यवस्था है वहां पर, उस कुव्यवस्था पर लगाम लगे और इस काली कमाई जो झारखंड के जनता से काली कमाई की है उसका सदुपयोग हो। और यह आग्रह मैं आपके माध्यम से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से करना चाहता हूं। जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रभारी का झारखंड में संगठन को मजबूत करने को लेकर लगातार दौरा जारी है। इसी कड़ी में वे बुधवार को राजधानी रांची पहुंचे एवं आज बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय जदयू नेताओं के साथ बैठक की। जनता दल यूनाइटेड झारखंड में किस प्रकार मजबूत हो और आगामी चुनाव में जनाधार पर पकड़ किस प्रकार बनाई जाए, इस विषय में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के झारखंड दौरे की तैयारी को लेकर विशेष रूप से रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के उपरांत प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के झारखंड दौरे के कार्यक्रम को विस्तृत रूप से बताया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आने वाले 17 जनवरी दिन रविवार को झारखंड के रामगढ़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा है। ये कार्यक्रम नीतीश जौहर नाम से होगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम होगी जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी जाएगी। पूरी मजबूती के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी सहभागिता देने का कार्य करेंगे। अभी देखिए, अभी इरादा, अभी हमको लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम लोग पहले अपने फुटहोल्ड को बढ़ाएं, तब तो हम एसेस करें कि हम कितने सीटों पे लड़ सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरी मजबूती से झारखंड में अपने जनाधार को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम अब सीटों को भी लड़ने का प्रयास करेंगे और जो हमारा पुराना वैभव था पार्टी का, उसको झारखंड में वापस पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब मेरा थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है काम करने का, आप एक ही ऑफिस में 2 आदमी 2 तरह से काम करते हैं, रिजल्ट सबका अपना अपना आता है। तो अभी हमको लगता है कि थोड़ा अर्ली है, कार्यक्रम भी होंगे, जनता से भी हम जुड़ेंगे। बिना जनता से जुड़े हुए हमको वोट तो मिलेगा नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ हमारे लोगों से हुई है, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो पार्टी का इतने जगह हम चुनाव लड़े, 1000 वोट भी नहीं कहीं कहीं क्रॉस किए। तो निश्चित रूप से कुछ न गलतियाँ हुई, या तो उम्मीदवार के सिलेक्शन में गलतियाँ हुई, या पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके में गलतियाँ हुई, या फिर हम जनाधार को इम्प्रेस करने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तब तो इतनी, जहां हम 8 सीट पर लड़ते जीतते रहे, वहां पर हमारा जहां 3-3 मंत्री होता था, वहां पर हम 1 सीट पर कंटेस्ट भी देने लायक नहीं रहे। तो देयर इज सम फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड, विल रेक्टिफाई इट एंड आई एम एश्योरिंग यू कि पार्टी पूरी मजबूती सशक्त के साथ आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। इधर सरायकेला जिला मुख्यालय सरायकेला के अग्रसेन ठाकुरबाड़ी भवन धर्मशाला में 8 दिसंबर से 9 दिवसीय श्री राम कथा पाठ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 16 दिसंबर को पूर्णाहुति के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी महिला सम्मेलन तथा मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोलकाता के कथा प्रवचक आचार्य वेदानंद शास्त्री द्वारा श्रद्धालुओं को राम कथा को विस्तार से बताया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर आयोजकों द्वारा तैयारी किया जा रहा है। नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष आकाश अग्रवाल तथा लक्ष्मी मंदिर के पुजारी पंडित ब्रजकिशोर शर्मा द्वारा धर्मशाला परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राम कथा के विभिन्न खंडों को श्रद्धालुओं के समक्ष रखा जाएगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन और सरायकेला शाखा और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन सरायकेला शाखा के संयुक्त तत्वाधान में सरायकेला में काफ़ी लंबे समय बाद श्री राम कथा का 9 दिवसीय आयोजन मारवाड़ी धर्मशाला सरायकेला में होना निश्चित हुआ है, जो दिनांक 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। प्रतिदिन दर्शकों भक्तों के लिए जहां संगीतमय राम कथा का आयोजन का श्रोतागण लाभ लेंगे, वहीं प्रतिदिन सबके लिए शाम को प्रसाद की व्यवस्था है। कथा व्यासपीठ में हमारे वेदानंद शास्त्री जी जो कलकत्ता से पधारेंगे, वो अपने मुखारबिंद से राम कथा का रस
प्रवाहित करेंगे। नरेंद्र मोदी विचार मंच झारखंड की ओर से शहर के गरीब परिवारों के 6 जोड़ों का सुनारी स्ट्रीट भूतनाथ मंदिर में सामूहिक विवाह कराया गया। मंच द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह का ये दूसरा आयोजन है। मंच की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का ये दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष 2022 में 3 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। ये सभी जोड़े जमशेदपुर से हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद राणा का मानना है कि कन्या का विवाह करना एक परिवार के लिए काफी कठिन होता है। ऐसे में अति गरीब परिवार वाले संपूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं। इसे लेकर मंच गरीब परिवारों को चिन्हित कर रहा है। इस वर्ष 6 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जो जमशेदपुर के बिरसा नगर टेल्को एवं अन्य क्षेत्र की कन्याएं हैं। प्रदेश अध्यक्ष का यह भी कहना है कि सिर्फ विवाह संपन्न ही नहीं, उन जोड़ों को गृहस्थी से संबंधित सभी प्रकार के सामान भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी मंच द्वारा कई तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। कार्यक्रम में और वार्षिक कार्यक्रम है। पिछले वर्ष हम लोगों ने शुरू किया था और यह 2022 में एक कार्यक्रम हुआ था। 2023 का ये कार्यक्रम है, 2024 में भी होगा। इस बार हम लोगों ने 6 जोड़ियों का कराया है। 24 नवंबर को हम लोगों ने कराया था सगाई का कार्यक्रम 5 जोड़ियों का। एक जोड़ी विशेष अनुरोध पर हम लोगों ने ऐड किया और आज पूर्व कार्यक्रम के अनुसार आज शादी का कार्यक्रम हो रहा है। और इधर मिचोंग चक्रवात के कारण लगातार हो रही बारिश से ठंड का असर बढ़ चुका है। ठंड के कारण लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। इस बीच लोगों को ठंड से राहत लेने के लिए चाय का सहारा लेना पड़ रहा है। चक्रधरपुर स्टेशन के बाहर भी चाय की दुकानों से चिपके हुए लोग नजर आ रहे हैं। गिरते पारे के साथ ठंडी हवा तेजी से बहने लगी है। ऐसे में चाय ही लोगों को अंदर से गर्म रखने में मददगार साबित हो रही है। वैसे तो लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर चहल पहल कम है, लेकिन चाय की दुकानों में लोगों की भीड़ है। जो लोग जरूरी काम से निकल रहे हैं, वे लोग चाय की चुस्की जरूर ले रहे हैं। सभी का मन में बस एक ही सवाल है कि मिचोंग के इस प्रभाव से कब उन्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लगातार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।